कार्बन से लाखों यौगिक, लाखों कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन अगर हम इनमें से किसी यौगिक के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमें उसके नाम की ज़रूरत होगी, हमें उसका नाम पता होना चाहिए, है ना। लेकिन ये नाम रखे कैसे जाए? उदाहरण के लिए अगर कोई चीज़ लाल दिखती है तो हम उसे लाल यौगिक कह सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ऐसे लाखों यौगिक हैं, तो क्या हम लाखों यौगिकों के नाम इस तरह से रख सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है, और अगर किसी तरह से ऐसे नाम रख भी लिए जाएं तो उन्हें याद रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वैज्ञानिकों के एक संघ ने, जिसे IUPAC कहा जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इस संघ ने इन यौगिकों के नाम रखने के लिए कुछ नियम बनाए। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। कार्बन यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इन नियमों की मदद से हम सभी कार्बन यौगिकों के नाम आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो में हम नामों को इंग्लिश में लिख रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन आप चाहें तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। दोनों ही सही हैं और दोनों भाषाओं में नाम बिल्कुल समान रहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये नियम क्या है। तो इन नियमों के अनुसार हर नाम में एक मूल शब्द, एक रूट वर्ड होगा, जिसके आगे पीछे कुछ पूर्वलग्न और अनुलग्न यानी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जुड़ेंगे। मूल शब्द हमें मौजूद कार्बन परमाणुओं की, कार्बन एटम्स की संख्या बताएगा। जैसे एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मेथ होगा, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, और ऐसे ही हम आगे चलेंगे। इसके बाद अलग अलग क्रियात्मक समूहों यानी फंक्शनल ग्रुप्स की उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम अलग अलग सफिक्स और प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कार्बन चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है यानी द्विआबंध या त्रिआबंध है तो हम इन सफिक्स का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से, एकल आबंध से जुड़े हैं, और इसके लिए हम सफिक्स एन का उपयोग करते हैं। इसी के साथ अगर कुछ ऑक्सीजन वाले क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हैं जैसे ये, तो हम नाम के अंत में ये सफिक्स जोड़ते हैं। और अगर ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन जैसे हेलोजन ग्रुप मौजूद हैं तो हम नाम से पहले ये प्रीफिक्स जोड़ते हैं। चलिए अब इन्हें थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले तो मूल शब्द, रूट वर्ड की बात करते हैं। यह एक अणु में मौजूद कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। अगर केवल एक कार्बन परमाणु है तो हम रूट वर्ड मेथ का इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट इत्यादि। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमें इस अणु का नाम रखना है, तो सबसे पहले हम सिर्फ कार्बन परमाणुओं की संख्या पर ध्यान देंगे। हमें यहाँ 3 कार्बन परमाणु दिख रहे हैं, तो 3 कार्बन दर्शाने के लिए हम कौन सा रूट वर्ड चुनेंगे? प्रॉप। इसी तरह अगर हमें इस अणु का नाम रखना हो तो क्या आप वीडियो को पॉज करके इसका रूट वर्ड लिख सकते हैं? अगर आपने कोशिश कर ली है तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम सिर्फ कार्बन परमाणुओं को गिने तो हमें 4 कार्बन मिलते हैं। तो 4 के लिए हम जिस रूट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वो है ब्यूट। चलिए एक आखिरी उदाहरण लेते हैं। क्या आप इसका रूट वर्ड खुद से सोच सकते हैं? चलिए साथ में देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो C है वो क्लोरीन का हिस्सा है, ये अलग से कोई कार्बन नहीं है। इस अणु में केवल एक ही कार्बन परमाणु है, तो एक कार्बन के लिए हम मूल शब्द का इस्तेमाल करेंगे मेथ। हम इसी तरह सभी कार्बन यौगिकों को एक रूट वर्ड दे देते हैं। वैसे एक बात का ध्यान रखें कि रूट वर्ड या मूल शब्द वास्तव में सबसे लंबी कार्बन चेन में मौजूद कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। लेकिन इस वीडियो में हम केवल उन्हीं कार्बन यौगिकों की बात कर रहे हैं जिनमें सिर्फ एक सीधी चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। हम चीज़ों को अभी कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं। सबसे लंबी चेन वाले नियम को हम आगे के वीडियो में सीखेंगे। अब बात करते हैं अनुलग्न की, सफिक्सेस की। ये वो शब्द हैं जो क्रियात्मक समूहों को दर्शाने के लिए हमारे रूट वर्ड के अंत में जोड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमारी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड है यानी 2 या 2 से अधिक कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हमारी कार्बन चेन एल्कीन होगी। और इस डबल बॉन्ड को दिखाने के लिए हम अपने मूल शब्द में सफिक्स ईन जोड़ेंगे, ENE। इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिआबंध है, तो हम सफिक्स आइन जोड़ेंगे, YNE। और अगर कार्बन चेन में ना तो डबल बॉन्ड है और ना ही ट्रिपल बॉन्ड है तो चेन एल्केन होगी और हम सफिक्स एन जोड़ेंगे, ANE। उदाहरण के लिए अपना पहला अणु लेते हैं। तो यहाँ अगर हम सिर्फ कार्बन चेन पर ध्यान दें, चलिए हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। इसका मतलब है कि ये एल्कीन है और हम सफिक्स ईन का उपयोग करेंगे, तो हमारा नाम हुआ प्रोपीन। इसी तरह से क्या आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि इस दूसरे अणु का सफिक्स या अनुलग्न क्या होगा?
तो अगर आपने सोचा कि यहाँ एक डबल बॉन्ड है इसलिए ये एक एल्कीन होगा, तो ये गलत है। देखिए, इस स्टेप में हम केवल कार्बन कार्बन चेन पर ध्यान देते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, कार्बन कार्बन के बीच नहीं है। तो अगर हम बाकी सब हटा दें तो आप देखेंगे कि कार्बन परमाणु सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। इसका मतलब है कि ये एल्केन है और हम सफिक्स एन जोड़ेंगे। अब तीसरे उदाहरण में चेन में केवल एक ही कार्बन है, तो ये सिर्फ एल्केन ही हो सकता है, इसलिए इसमें भी सफिक्स एन ही लगेगा। अब एक और बात, यदि अणु में इनमें से कोई अन्य क्रियात्मक समूह मौजूद है तो उन्हें दर्शाने के लिए हम नाम में ये सफिक्स जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए यदि OH मौजूद है तो इसका मतलब है कि अल्कोहल ग्रुप मौजूद है, इसके लिए हम सफिक्स OL जोड़ेंगे। यदि CHO मौजूद है यानी एल्डिहाइड ग्रुप तो हम सफिक्स AL जोड़ेंगे। और यदि C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन ग्रुप है तो हम सफिक्स ONE जोड़ेंगे। और यदि C डबल बॉन्ड OOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो हम सफिक्स ओइक एसिड जोड़ेंगे। ध्यान दें कि ये सभी सफिक्स एन, ईन और आइन के बाद जोड़े जाते हैं, ये सीधे मूल शब्द में नहीं जोड़े जाते। अब इस जानकारी के साथ इस वीडियो को पॉज करें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि हमारे उदाहरणों में से किसमें इनमें से कोई क्रियात्मक समूह है। हिंट ये है कि इन सभी क्रियात्मक समूहों में एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। चलिए साथ में देखते हैं। तो पहला उदाहरण, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो इनमें से कोई समूह यहां पर नहीं है। अब दूसरा उदाहरण, यहां हमें 2 ऑक्सीजन परमाणु दिख रहे हैं। अगर हम क्रियात्मक समूह पर ध्यान दें तो ये COOH है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए हम सफिक्स ओइक एसिड जोड़ेंगे। तो ये हुआ ब्यूट प्लस एन प्लस ओइक एसिड। अब तीसरा उदाहरण, यहां भी कोई ऑक्सीजन नहीं है तो कोई ग्रुप नहीं जुड़ेगा। अब बात करते हैं पूर्व लग्न की, प्रीफिक्सेस की। ये वो शब्द हैं जो क्लोरीन या ब्रोमीन जैसे ग्रुप्स को दर्शाने के लिए मूल शब्द से पहले जोड़े जाते हैं, प्रीफिक्स। अगर अणु में ब्रोमीन जुड़ा है तो हम प्रीफिक्स ब्रोमो जोड़ते हैं, अगर क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो जोड़ते हैं। तो हमारे इन तीनों उदाहरणों में से आखिरी वाले में क्लोरीन परमाणु है, तो इसकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम नाम से पहले प्रीफिक्स क्लोरो जोड़ेंगे। तो अब हमने कार्बन यौगिकों के नामकरण करने के सभी हिस्से देख लिए हैं, सभी स्टेप्स सीख लिए हैं। अब आखिरी काम है इन सबको जोड़कर एक सही नाम बनाना। तो सबसे पहले हम मूल शब्द में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स जोड़ेंगे। ये बहुत ही सीधा साधा तरीका है। तो प्रोप प्लस ईन बन जाएगा प्रोपीन, ब्यूट प्लस एन बन जाएगा ब्यूटेन, और मेथ प्लस एन बन जाएगा मेथेन। अब इसके बाद हम इन नामों में ऑक्सीजन वाले क्रियात्मक समूह का सफिक्स अनुलग्न जोड़ेंगे। हमारे पास ऐसा एक ही उदाहरण था, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका सफिक्स ओइक एसिड था। तो जब हमें बेस वर्ड और सफिक्स को जोड़ना होता है तो हम बेस वर्ड का आखिरी ई हटा देते हैं, तो ब्यूटेन बन जाता है BUTAN, और फिर हम ओइक एसिड जोड़ देते हैं। तो हमारा फाइनल नाम होगा ब्यूटेनोइक एसिड। हम ई को हटाकर बचे हुए शब्दों को जोड़ दे रहे हैं। अब प्रीफिक्सेस जोड़ने की बारी है और ये बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। तो क्लोरो प्लस मीथेन बन जाएगा क्लोरोमीथेन। तो ये है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के नियम। पहला, कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनकर मूल शब्द या रूट वर्ड खोजें। उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अनुसार सही सफिक्स ईन या आइन लगाएं। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड मानकर सफिक्स एन लगाएं। तीसरा, यदि ऑक्सीजन वाले क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो उनके सफिक्स को एन, ईन या आइन के आगे जोड़ें। चौथा, यदि हैलोजन ग्रुप ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि हैं तो मूल शब्द के आगे इनके अनुसार प्रीफिक्स लगाएं। और पांचवा और आखिरी स्टेप, एक अर्थपूर्ण नाम बनाने के लिए इन सभी को जोड़ दें। याद रखें, जब ऑक्सीजन वाले सफिक्स को एन, ईन और आइन में जोड़ते हैं तो आखिरी ई को हटाना बिल्कुल ना भूलें। तो अब जब हम नामकरण के नियम जान गए हैं तो चलिए कुछ यौगिकों के नाम बनाने का अभ्यास कर लेते हैं। हमने नियमों को यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, तो क्या आप इनकी मदद से इन यौगिकों के नाम बता सकते हैं? तो ये हमारा पहला यौगिक है, इसमें 2 कार्बन परमाणु हैं, तो 2 कार्बन के लिए हमारा मूल शब्द होगा एथ।
अब अगला स्टेप है आबंधों की गिनती के अनुसार सफिक्स ढूंढना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसका मतलब है कि ये एक एल्केन है, तो हम सफिक्स एन का इस्तेमाल करेंगे। अब अगला स्टेप है ऑक्सीजन वाले समूह का सफिक्स जोड़ना। तो यहाँ एक ग्रुप है CHO, और ये कौन सा समूह है? क्या ये अल्कोहल है? नहीं, अगर ये अल्कोहल होता तो हम इसे OH लिखते, CHO नहीं। वास्तव में ये एक एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड की उपस्थिति दर्शाने के लिए हम सफिक्स Al का उपयोग करेंगे। और यहाँ कोई क्लोरीन या ब्रोमीन नहीं है तो कोई प्रीफिक्स नहीं लगेगा। अब आखिरी स्टेप क्या है? आखिरी स्टेप है इन सबको जोड़ना। तो एथ प्लस एन आसानी से जुड़ जाएंगे और एथेन बन जाएंगे। अब जब हम इसमें Al जोड़ेंगे तो आखिरी के ई को हटा देंगे, तो ये बनेगा एथेनॉल। अब यहाँ एक छोटी सी बात, बहुत से बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं। जब भी वे मूल शब्द के लिए कार्बन गिनते हैं तो वे फंक्शनल ग्रुप वाले, क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को गिनना भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए इस यौगिक में आप सोच सकते हैं कि केवल एक ही कार्बन है और आप ग्रुप वाले कार्बन को छोड़ दे सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि वो तो फंक्शनल ग्रुप का, क्रियात्मक समूह का हिस्सा है, उसे 2 बार क्यों गिनना। लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले स्टेप में जब हम कार्बन परमाणु गिन रहे होते हैं तो हमें चेन के सभी कार्बन गिनने होते हैं, यहाँ तक कि उसे भी जो फंक्शनल ग्रुप के अंदर मौजूद है। इसीलिए यहाँ कुल 2 कार्बन परमाणु हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब दूसरे यौगिक का नामकरण करते हैं। तो पहला स्टेप है कार्बन की संख्या के आधार पर मूल शब्द या रूट वर्ड ढूंढना। यहाँ हमें 3 कार्बन परमाणु दिख रहे हैं। देखिए हम यहाँ फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी गिन रहे हैं। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है? प्रॉप। अब बॉन्ड के लिए सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ एक डबल बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन चेन में नहीं है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, और हमें सिर्फ कार्बन परमाणुओं के बीच के बॉन्ड से मतलब है। और कार्बन परमाणुओं के बीच यहाँ केवल सिंगल बॉन्ड है, एक अलाबंध है, इसलिए ये एक एल्केन है और हम सफिक्स एन का उपयोग करेंगे। इसके अलावा यहाँ एक सफिक्स और लगेगा, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन वाला क्रियात्मक समूह है। और ये कौन सा समूह है? ये एक कीटोन ग्रुप है। देखिए C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन है, तो कीटोन को दर्शाने के लिए हम सफिक्स ओन का उपयोग करते हैं, ONE। और कोई हेलोजन नहीं है तो कोई प्रीफिक्स नहीं जुड़ेगा। फिर से आखिरी स्टेप है इन्हें जोड़ना। तो प्रोप प्लस एन ये मिलकर बनेंगे प्रोपेन, और जब हम इसमें ONE जोड़ेंगे तो ये ई हट जाएगा, तो ये बनेगा प्रोपेनोन। तो आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले चलिए वीडियो का सारांश देख लेते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कि कार्बन के यौगिकों का, कार्बन कंपाउंड्स का नामकरण कैसे किया जाता है। सबसे पहले अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनें और सही मूल शब्द, सही रूट वर्ड पता करें। दूसरा स्टेप, यदि कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल आबंध हैं तो सफिक्स ईन या आइन लगाएं, और यदि केवल एकल आबंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स एन लगाएं। फिर यदि ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप हैं तो उनके सफिक्स जोड़ें, अनुलग्न जोड़ें। चौथा, यदि हेलोजन ग्रुप ब्रोमीन, क्लोरीन आदि हैं तो उनके अनुसार प्रीफिक्स यानी पूर्वलग्न जोड़ें। और फिर आखिरी स्टेप, इन सबको सही तरीके से जोड़कर नाम तैयार करें। बस इतना याद रखें कि जब आप एन, ईन, आइन के बाद ऑक्सीजन वाले सफिक्स जोड़ते हैं तो आखिर के ई को हटाना ज़रूरी है।